India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भीमा कोरेगांव वरवरा राव की बेल पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल की अर्जी खारिज की थी। 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका भी की खारिज। जेएनपीए टेंडर में अयोग्यता को अदानी पोर्ट ट्रस्ट की चुनौती के बाद अब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के बाद कानूनी मुद्दों पर करेगा विचार। शारदा घोटाले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कंपनी की संपत्ति नीलामी का दिया आदेश। सेबी करेगी नीलामी। बिक्री की राशि कोर्ट समिति को सौंपी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सैयद मोदी मर्डर केस में उम्र कैद की सजा रखी बरकरार। 28 जुलाई 1988 को हुई थी हत्या। संजय सिंह और अमिता कुलकर्णी हुए थे आरोप मुक्त। India Legal presents Courts Roundup. भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट वरवरा राव की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा और इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस साल मई में भीमा कोरेगांव मामले में राव और 2 अन्य आरोपियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उच्च न्यायालय के दिसंबर 2021 के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी, जिसमें उन्हें डिफॉल्ट जमानत से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस SS शिंदे और जस्टिस NJ जमादार की बेंच ने कहा था कि फैसले में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी, जैसे कि आरोपी ने दावा किया था। पीठ ने कहा कि समीक्षा आवेदन में सूचीबद्ध जमानत के आवेदनों को कभी भी अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया। भीमा कोरेगांव के आरोपी वरवरा राव की जमानत मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट राव की जमानत के मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज वरवरा राव की तरफ से वकील आनंद ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि वे 82 साल के हैं, इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। दरअसल वरवरा राव ने मेडिकल के आधार पर मुंबई हाई कोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग की थी। राव की जमानत वाली याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए राव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उधर मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के सभी आरोपी सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोभा सेन और महेश राउत की जमानत याचिका खारिज कर दी। आवेदन 2018 में इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए दायर किए गए थे कि अदालत द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को दिया गया विस्तार कानून का उल्लंघन था। NIA ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के लिए दिए गए समय को बढ़ाने की चुनौती बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष उठाई गई थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और विस्तार को बरकरार रखा। विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने प्रतिद्वंदी तर्कों की जांच के बाद याचिका खारिज कर दी। पिछले साल 8 आरोपियों को उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर 2021 को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि एक अन्य सह आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी गई थी, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी। उच्च न्यायालय ने अपने 1 दिसंबर के आदेश में अन्य 8 से भारद्वाज की याचिका का सीमांकन करते हुए कहा था कि पुणे पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन की तारीख पर डिफॉल्ट जमानत के लिए भारद्वाज का आवेदन लंबित था। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने 4 पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कल यानी कि 1 जुलाई को हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल जुबैर को गिरफ्तार कर कोर्ट ने उसे पेश किया था और पेशी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में जुबैर को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट के जुबैर को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है। जुबैर की उस याचिका पर कल यानी कि शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिका में दिल्ली की एक निचली अदालत द्वारा जुबैर को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती दी गई है। जुबैर को रविवार को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और उनके ट्वीट के जरिए दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जुबैर की ओर से पेश एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने अवकाश पीठ के समक्ष आज इस याचिका का उल्लेख किया, जिसने मामले की सुनवाई कल करने की अनुमति दी। मंगलवार को जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। सीएमएम स्निग्धा सरवरिया ने देखा था कि जुबैर मामले की जांच में असहयोगी बना हुआ है और ट्वीट पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए डिवाइस की बरामदगी अभी बाकी है। जुबैर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और धारा 295 का दुर्भावनापूर्ण कृत्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जुबैर द्वारा एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द और तस्वीर अत्यधिक उत्तेजक और लोगों में नफरत की भावना को भड़काने के लिए पर्याप्त से अधिक है, जो समाज में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरी ओर, जैसा कि संदर्भित किया गया है कि 2020 का मामला दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है, तो जुबैर द्वारा एक ट्विटर यूजर जगदीश सिंह की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका से संबंधित है। ये मामला जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट से संबंधित है, जिसमें सिंह की प्रोफाइल तस्वीर साझा की गई थी, जिसमें वह अपनी नाबालिग पोती के साथ खड़ा है। जस्टिस योगेश खन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा जुबैर को 9 सितंबर 2020 को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसने दिल्ली सरकार और पुलिस उपायुक्त साइबर सेल को इस मामले में की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने का भी निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलॉज द्वारा तिहाड़ जेल से दिल्ली के बाहर जेल में स्थानांतरित करने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई 13 जुलाई तक के लिए स्थगित की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदरीवाला की अवकाश पीठ की ये देखते हुए मामले को स्थगित कर दिया गया कि प्रवर्तन निदेशालय के बयान के जवाब में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर हलफनामा अभी रिकॉर्ड में नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने निकट तिथि का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया। जब सीनियर वकील ने जेल में जीवन के लिए खतरे की आशंका जताई तो जस्टिस कांत ने 17 जून को जस्टिस बोपन्ना की अगुवाई वाली अवकाश पीठ द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सुकेश को तिहाड़ जेल से बाहर स्थानांतरित किया जाना है। जस्टिस कांत ने कहा कि जस्टिस बोपन्ना की आदेश के बाद कोई भी आपको नहीं छुएगा। पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय ने प्रस्ताव दिया था कि याचिकाकर्ताओं को दिल्ली के भीतर ही मंडोली जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और मांग की कि उसे दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाए। सुकेश ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया कि तिहाड़ में अधिकारी पैसे की अपनी मांगों को पूरा नहीं करने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ईडी ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि सुकेश कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जेल से अपनी रंगदारी रैकेट चला रहा है, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई की गई है। महानिदेशक दिल्ली ने हलफनामा दायर कर कहा कि जेल में सुकेश चंद्रशेखर का आचरण असंतोषजनक है और उसे जानबूझकर जेल नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। महानिदेशक ने अपने आरोपों का खंडन किया कि जेल के भीतर उसके साथ मारपीट की गई।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पोर्ट ट्रस्ट द्वारा जेएनपी टेंडर में अयोग्यता को चुनौती देने के मामले में छुट्टी के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया ताकि ट्रस्ट के सीनियर वकीलों द्वारा किए गए अनुरोध पर कानून के मुद्दे पर विचार किया जा सके। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एमएम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ को सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने सूचित किया कि मामले में जल्दबाजी उनके हाथ से निकल गई है क्योंकि बोली पहले ही खोली जा चुकी है। सिंघवी ने कहा कि कल और आज के बीच उन्होंने बोली खोली है और विज्ञापन ऐसे हैं कि किसी भी मामले में मुझे नहीं लगता कि वास्तविक आंकड़े उस व्यक्ति से मेल खा सकते हैं जिसकी बोली खोली गई है। सिंघवी ने यह भी कहा कि अदालत के लिए कानून के मुद्दे पर फैसला करना महत्वपूर्ण है क्योंकि दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और प्रासंगिक खंडों की गलत व्याख्या के कारण ट्रस्ट को कई निविदाओं और बोलियों में अयोग्य घोषित किया जा रहा है। इसीलिए सिंघवी ने अदालत से छुट्टी के बाद मामले को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट नीरज किशन कौल ने भी प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय से पहले से ही निर्णय है कि ये खंड असंगत और मनमाना है। बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अदानी पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नवी मुंबई में कंटेनर टर्मिनल के उन्नयन के लिए निविदा में अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट के समक्ष अदानी ने जेएनपीए की अयोग्यता को अवैध और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था। इसने बोर्ड को उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा करने या याचिका की सुनवाई के दौरान किसी अन्य बोली लगाने वाले के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 बार के राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी की हत्या के मामले में एक आरोपी को दी गई उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। सैयद मोदी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की खंडपीठ ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपने सामने पेश किए गए सबूतों को रिकॉर्ड में लिया कि मोदी को दोषी अपीलकर्ता द्वारा एक दूसरे आरोपी के साथ फायर आर्म के उपयोग करने की गई गोलीबारी से मारा गया था। 28 जुलाई 1988 को मोदी लखनऊ के स्टेडियम के अंदर स्थित बैडमिंटन हॉल में बैडमिंटन खेलने आए थे। खेलने के बाद जब वे स्कूटी से वापस जा रहे थे तो किसी ने जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग कर दी। गेट पर कैंटीन में काम कर रहे प्रेमचंद यादव एक अलार्म बजाते हुए उनके पास आए और उन्हें बताया कि सैयद मोदी पर फायरिंग करने के बाद 2 लोग सफेद रंग की मारुति कार से भाग रहे थे। घायल अवस्था में सैयद मोदी मेडिकल कॉलेज उन्हें ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर कर दी गई थी और जांच के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि मोदी की हत्या के पीछे संजय सिंह, अमिता कुलकर्णी, मोदी अखिलेश सिंह, अमर बहादुर सिंह, भगवती सिंह उर्फ पप्पू, जितेंद्र सिंह उर्फ टिंकू और बलई सिंह बदमाश थे। हालांकि सत्र न्यायालय ने आरोपी संजय सिंह और अमिता कुलकर्णी मोदी को आरोप मुक्त कर दिया और संजय सिंह और अमिता कुलकर्णी मोदी को बरी करने के लिए उस आदेश को पहले हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। बाद में सत्र अदालत ने पप्पू को आईपीसी की धारा 120 और आईपीसी की धारा 302 और आईपीसी की धारा 34 के तहत दोषी ठहराया। इसी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की। यह भी तर्क दिया गया कि मृतक की हत्या करने के लिए दोषी अपीलकर्ता का कोई मकसद नहीं था और कार द्वारा इस्तेमाल की गई अखिलेश सिंह की जो कार थी वो अखिलेश सिंह की थी जिसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ आरोप रद्द कर दिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के साथ साथ राज्य सरकार के शारदा समूह की कंपनियों से संबंधित संपत्ति की बिक्री से बरामद धन को हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसपी तालुकदार और सदस्यीय समिति को सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने सेबी को कंपनी की शेष संपत्तियों की बिक्री अपनी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार करने का निर्देश दिया। इसके अनुसार समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। शारदा समूह ने कथित तौर पर 2013 तक पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा राज्यों में फैले चिटफंड संचालन को चलाया। आरोपी कंपनी द्वारा जुटाए गए कुल धन की मात्रा 2,459 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें 1,983 करोड़ रुपए जमाकर्ताओं को अब तक भुगतान नहीं किए गए हैं। जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस शुभेंदु सामंत की पीठ के समक्ष धोखाधड़ी के शिकार जमाकर्ताओं ने सीबीआई, ईडी और राज्य सरकार आदि जैसे विभिन्न प्राधिकरणों के पास कंपनी से संबंधित कुछ धनराशि है और इस प्रकार सेबी द्वारा प्राप्त बिक्री आय सहित पूरे फंड को समिति को सौंपने का दिशा निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की।
न्यायालय ने आदेश दिया कि इन सबमिशन पर विचार करते हुए हम निर्देश देते हैं कि जस्टिस एसपी तालुकदार की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति मामले से निपटेगी। कंपनी से संबंधित सभी फंड सभी खर्चों और शुल्क आदि की कटौती के बाद जमा किए जाएंगे। सेबी को आगे कंपनी की संपत्तियों की बिक्री करने का निर्देश दिया गया, जो उसकी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान याचिकाओं का विषय है। सभी प्रस्तावों की प्राप्ति पर सेबी को या तो उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने या उच्च प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए नीलामी आयोजित करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद सेबी को रिपोर्ट तैयार करने और इसे एक सदस्यीय पूरी प्रक्रिया 3 महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। उधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2018 में हुए पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के चुनाव को अवैध करार दिया है और साथ ही नए सिरे से चुनाव कराने को कहा। गौरतलब है कि चिकित्सकों के एक वर्ग ने चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित नहीं किया गया। अंतिम मतदाता सूची में मृत चिकित्सकों के नाम रह गए थे और इसीलिए चुनाव वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने इस तथ्य को माना और ये फैसला सुनाया। अदालत ने इसके साथ ही तदर्थ कमेटी का गठन करके नए सिरे से चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीश सब्यासाची भट्टाचार्य ने कहा कि नए सिरे से चुनाव कराना होगा और इसके लिए तदर्थ कमेटी का गठन करना होगा। 1 अगस्त से तदर्थ कमेटी पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल का दायित्व ले लेगी। अक्टूबर तक चुनाव संपन्न करना होगा और नवंबर तक पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल की नई कमेटी जिम्मेदारी संभाल लेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव होने तक तदर्थ कमेटी सिर्फ आर्थिक मामलों में ही निर्णय लेगी। चिकित्सकों का पंजीकरण रद्द करने या दूसरे मामलों में वह कोई फैसला नहीं कर पाएगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल पर अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि वर्तमान पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को 31 जुलाई से इस आधार पर भंग कर दिया जाएगा कि 1988 से नई काउंसिल के गठन के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ है। आगे निर्देश दिया गया कि नई विधिवत निर्वाचित मेडिकल काउंसिल को 31 अक्टूबर 2022 तक नवीनतम गठित किया जाए। अदालत ने इस प्रकार वर्तमान पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को 31 जुलाई 2022 से इस आधार पर भंग कर दिया कि यह गैर कानूनी रूप से जारी है और कानून की भावना के विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि समय पर चुनाव न कराने का ऐसा उल्लंघन बड़े पैमाने पर आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू द्वारा दायर तीसरे आवेदन पर सुनवाई करते हुए गुजरात में इसी तरह के अपराधों के लिए आसाराम के खिलाफ लंबित मुकदमों की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने लोक अभियोजक और आसाराम के वकील दोनों को अदालत को अब तक की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश दिया। लोक अभियोजक के साथ साथ अपीलकर्ता के विद्वान वकील न्यायालय को उस मुकदमे की स्थिति से अवगत कराएंगे जो गुजरात राज्य में इसी तरह के अपराधों के लिए आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ चल रहा था। ये इस तथ्य के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने पहले सजा की अस्थायी निलंबन के लिए अपीलकर्ता की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि गुजरात में उसके खिलाफ लंबित मामलों के कारण यह निरर्थक होगा। अदालत ने कहा, अपीलकर्ता को दी गई सजा को निलंबित करना इस मामले में व्यर्थ की कवायद से कम नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल जेल जोधपुर से रिहा होने के तुरंत बाद उसे इस संबंध में गुजरात राज्य ले जाने की आवश्यकता होगी। लंबित मुकदमा पेशी वारंट के रूप में निश्चित रूप से लागू होगा। इससे पहले 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक को तीसरी याचिका पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था। आज आसाराम के वकील ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि बहस करने वाले वकील अदालत को संबोधित करने के लिए जोधपुर नहीं जा सके। गुरुकुल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया था कि 15 अगस्त 2013 को जोधपुर के निकट मड़ाई गांव स्थित एक फार्म हाउस में आसाराम में उसका यौन उत्पीड़न किया था। 20 अगस्त 2013 को उसने दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जोधपुर का मामला होने के कारण दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के लिए जोधपुर भेजा। जोधपुर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ नाबालिग से यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया। पुलिस 31 अगस्त 2013 को इंदौर से आसाराम को गिरफ्तार कर जोधपुर लाई थी। उसके बाद आसाराम लगातार जोधपुर जेल में बंद है। अप्रैल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार देते हुए मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई। आसाराम 15 से ज्यादा बार जमानत हासिल करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार याचिका खारिज कर दी गई। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.